नमस्कार। सिविल मामलों में न्याय की गाड़ी आखिर चलती कैसे है? आज हम इसी पर बात करेंगे। जी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 मतलब सीपीसी, इसके कुछ सबसे जरूरी पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, बिल्कुल। ये वो कानूनी नक्शा है कह सकते हैं, जो 1909 से भारत में सिविल मुकदमों का रास्ता तय कर रहा है। और हमारे पास जो जानकारी है वो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता का गहन विश्लेषण के कुछ अंशों पर आधारित है, तो उसी के आधार पर यह चर्चा होगी। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि इसकी बुनियादी बनावट कैसी है, मतलब कोई सिविल मामला अदालत तक पहुंचता कैसे है, फिर फैसला आने के बाद उसे लागू कैसे करवाया जाता है। अच्छा। और अगर फैसले से कोई सहमत नहीं है तो आगे क्या रास्ते हैं। कोशिश रहेगी कि सीधी सरल भाषा में बात हो। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि सीपीसी के दो हिस्से हैं, धाराएं और आदेश। हाँ, मोटे तौर पर दो भाग हैं। पहला, धाराएं यानी सेक्शंस। इसमें करीब 158 धाराएं हैं। ये मूल सिद्धांत बताती हैं, जैसे ज्यूरिसडिक्शन, अपील वगैरह। मूल सिद्धांत, ओके। और दूसरा हिस्सा है आदेश यानी ऑर्डर्स। इसमें 51 आदेश हैं और इनके साथ जुड़े हैं नियम। ये प्रक्रिया बताते हैं, जैसे मुकदमा कैसे फाइल होगा, समन कैसे जाएगा। अच्छा, तो धाराएं हो गई सिद्धांत और आदेश हो गए प्रक्रिया के नियम। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है किसी भी केस की? शुरुआत होती है अदालत के अधिकार क्षेत्र से, ज्यूरिसडिक्शन। धारा 9 कहती है कि सिविल कोर्ट्स लगभग हर तरह के सिविल विवाद सुन सकती हैं, जब तक कि किसी और कानून ने मना ना किया हो। लगभग हर तरह के? हाँ, पर यहीं दो बहुत अहम सिद्धांत आते हैं। पहला है धारा 10 में रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस, ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक मामला उन्हीं पार्टियों के बीच उन्हीं मुद्दों पर किसी एक अदालत में चल रहा है, वही नहीं होगी। इससे अदालतों पर बोझ कम होता है। ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा सिद्धांत, वो जो अक्सर सुनते हैं, रेस जुडिकाटा। हाँ बिल्कुल, वो है धारा 11 में रेस जुडिकाटा। इसका सीधा सा मतलब है मामला तय हो चुका है। अच्छा। अगर किसी अदालत ने किन्हीं पार्टियों के बीच किसी मुद्दे पर अंतिम फैसला दे दिया है, तो वही पार्टियां उसी मुद्दे को लेकर दोबारा मुकदमा नहीं कर सकती। मतलब एक बार फैसला हो गया तो हो गया। जी, ये सिर्फ दोहराव नहीं रोकता, बल्कि कानूनी फैसलों को एक अंतिम रूप देता है, स्थिरता लाता है। सोचिए, अगर ऐसा ना हो तो मुकदमे कभी खत्म ही ना हो। सही बात है, तो बहुत जरूरी है स्थिरता के लिए। अच्छा, ये कैसे तय होता है कि मुकदमा आखिर किस अदालत में जाएगा? ये तय होता है धारा 15 से 20 के सिद्धांतों के आधार पर। मुख्यतः दो चीजें देखी जाती हैं। एक तो है जगह, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जगह जैसे विवाद किस जगह हुआ, या फिर जहां प्रतिवादी मतलब जिसके खिलाफ केस है वो रहता या काम करता है। ओके। और दूसरा है दावे की रकम, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कितने पैसों का दावा है। कम रकम के मामले निचली अदालतों में जाते हैं, ज्यादा रकम वाले मामले ऊपर की अदालतों में। यहीं पे वो डिक्री और आदेश का फर्क भी आता है शायद। हाँ बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। डिक्री एक तरह से कोर्ट का अंतिम फैसला है, जो मामले में पार्टियों के अधिकारों को निर्णायक रूप से तय करता है। जैसे कोर्ट का फैसला कि ए को बी से 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये फाइनल जजमेंट जैसा हुआ। हाँ, जबकि आदेश, ऑर्डर, ज्यादातर प्रक्रिया से जुड़ा निर्देश होता है। जैसे अगली सुनवाई की तारीख तय की जाती है या समन जारी करो। ये मामले का अंतिम निपटारा नहीं करता। समझ गया। तो डिक्री मतलब फाइनल फैसला, आदेश मतलब प्रक्रिया का हिस्सा। हाँ। अब मान लीजिए डिक्री आ गई, ए जीत गया, बी को पैसे देने, पर बी देता नहीं है, तब? हाँ, ये बहुत आम स्थिति है। यहीं पर निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन का रोल आता है। निष्पादन? हाँ, एग्जीक्यूशन मतलब कोर्ट के फैसले को असल में लागू करवाना, जमीन पर उतारना। संहिता का एक बड़ा हिस्सा, खासकर धारा 36 से 74 और पूरा का पूरा आदेश 21 इसी प्रक्रिया के बारे में है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें कई तरीके हैं। सबसे आम है देनदार की संपत्ति को अटैच करना। मतलब उसे बेचने या ट्रांसफर करने से रोकना। धारा 60 बताती है कि कौन सी संपत्ति अटैच हो सकती है और कौन सी नहीं। जैसे जरूरी कपड़े, बर्तन वगैरह नहीं हो सकते। अच्छा, जरूरी चीजें नहीं। फिर अटैच करके फिर जरूरत पड़ने पर उस संपत्ति को नीलाम किया जा सकता है। नीलामी से जो पैसा आता है वो लेनदार को, मतलब जिसके हक में फैसला हुआ है, उसे दिया जाता है। वो राम और श्याम वाला उदाहरण था शायद। हाँ, जैसे मान लीजिए राम ने श्याम के खिलाफ 1 लाख रुपए का मुकदमा जीता।
श्याम ने पैसे नहीं दिए, कोर्ट ने श्याम की कार अटैच कर ली, वो 70,000 में नीलाम हुई तो वो 70,000 राम को मिल गए। बाकी 30,000 के लिए श्याम की और संपत्ति देखी जा सकती है। और अगर संपत्ति ही ना हो या वो छुपा ले? कुछ गंभीर मामलों में, जैसे अगर देनदार पैसे दे सकता है पर जानबूझकर नहीं दे रहा, तो धारा 55 के तहत उसे गिरफ्तार करके सिविल जेल भी भेजा जा सकता है। सिविल जेल? ओह, ये तो गंभीर है। हाँ, पर यह आखिरी उपाय होता है। लेकिन क्या हर मामला इतने लंबे कोर्ट ट्रायल से ही गुजरता है? आजकल एडीआर की भी बहुत बात होती है। बिल्कुल सही। एडीआर यानी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान, धारा 89 इसी के बारे में है। इसमें क्या होता है? कानून अब इस बात पर जोर देता है कि पार्टियां कोर्ट में लंबा मुकदमा लड़ने से पहले आपस में सुलह करने की कोशिश करें, जैसे मध्यस्थता या सुलह। मतलब कोर्ट के बाहर सेटलमेंट? हाँ, कई मामलों में तो ये अनिवार्य भी कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए मकान मालिक किराएदार का कोई छोटा मोटा झगड़ा है, वो कोर्ट जाने के बजाय एक मध्यस्थ के पास जा सकते हैं, जो उनकी बात सुनकर एक समझौते पर पहुंचने में मदद करेगा। इससे समय, पैसा और रिश्ते भी बच सकते हैं। ये तो अच्छा है। लेकिन अगर एडीआर भी काम ना करे या कोई निचली अदालत के फैसले से ही संतुष्ट न हो, फिर क्या विकल्प है? उसके लिए अपील, पुनर्विचार, रिव्यू और पुनरीक्षण रिवीजन के प्रावधान है। अपील तो सुना है आप। हाँ, अपील सबसे आम रास्ता है। निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देना। पहली अपील धारा 96 लगभग हर मूल डिक्री के खिलाफ हो सकती है। इसमें फैक्ट्स और कानून दोनों पर बहस हो सकती है। और दूसरी अपील? दूसरी अपील धारा 100 हाईकोर्ट में होती है, और वो सिर्फ तब हो सकती है जब मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, शामिल हो। मतलब सिर्फ कानूनी नुक्ते पर, तथ्यों पर नहीं। हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद है कि हाईकोर्ट हर मामले के फैक्ट्स में दोबारा ना उलझे, बल्कि सिर्फ महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को देखे। ठीक है। और ये पुनर्विचार और पुनरीक्षण क्या है? ये अपील से अलग कैसे हैं? इनमें एक बुनियादी फर्क है। पुनर्विचार, जो धारा 114 में है, उसमें वही अदालत जिसने फैसला दिया है, वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करती है। वही अदालत? क्यों? ऐसा तब होता है जब कोई बहुत साफ गलती रह गई हो फैसले में, या कोई ऐसा नया और महत्वपूर्ण सबूत सामने आ जाए जो पहले कोशिश करने पर भी नहीं मिल पाया था। अच्छा, गलती सुधारने या नई जानकारी पर। जी। जबकि पुनरीक्षण धारा 115 के तहत, इसमें हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले की जांच करता है। हाईकोर्ट क्यों? तब जब ये लगे कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया है, ये क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने में कोई गैर कानूनी काम किया है, या प्रक्रिया में कोई बड़ी गड़बड़ी की है। यहाँ फोकस निचली अदालत की कानूनी गलती या जुरिस्डिक्शनल एरर पर होता है। समझ गया। तो रिव्यू उसी कोर्ट में, रिवीजन हाई कोर्ट में, वो भी खास वजूहों से। एक और था शायद, रेफरेंस। हाँ, रेफरेंस धारा 113। इसमें निचली अदालत खुद ही, अगर उसे कानून की किसी सवाल पर शक है या कोई मुश्किल है, तो वो उस सवाल पर हाईकोर्ट की राय मांग सकती है। अच्छा, ये तो निचली अदालत खुद पूछती है। जी। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने सीपीसी के तहत एक सिविल मामले की यात्रा देखी। कहाँ मुकदमा दायर होगा, ये क्षेत्राधिकार तय करता है। फिर फैसला लागू कैसे होगा, वो निष्पादन प्रक्रिया है। जी, एक्सीक्यूशन। कोर्ट के बाहर सुलझाने के लिए एडीआर है। हाँ, धारा 89। और अगर फैसले से सहमत नहीं है तो अपील, पुनर्विचार, पुनरीक्षण जैसे रास्ते हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि सीपीसी, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये सिविल न्याय प्रणाली की रीढ़ है। ये कोशिश करती है कि नागरिकों के अधिकारों को लागू करवाने और प्रक्रिया की निष्पक्षता के बीच एक संतुलन बना रहे। इसकी बुनियादी समझ होना हम सबके लिए जरूरी है, ताकि अपने कानूनी अधिकारों और सिस्टम को बेहतर समझ सकें। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सीपीसी में प्रक्रियाएं काफी डिटेल्ड हैं, अपील के भी कई लेवल हैं। क्या ये जटिल संरचना न्याय की सटीकता और नागरिकों को समय पर न्याय मिलने, इन दोनों के बीच सही बैलेंस बना पाती है? इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है।